विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको विज्ञान विषय से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर आपकी वार्षिक परीक्षा या बोर्ड परीक्षा 2025 हेतु पब्लिश किए गए हैं। सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं क्लास 10th क्लास साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 5 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जो आपका अध्याय 5 है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं, जिन प्रश्नों को हम देखेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप लघु उत्तरात्मक प्रश्न अर्थात लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। जैसे प्रश्न पहला है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। प्रश्न दूसरा है, भोजन व पोषण से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर होगा, जीव के लिए ऊर्जा के स्रोत को भोजन तथा उसे शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, श्वसन किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोष की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। प्रश्न चौथा है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के पाचन से क्या प्राप्त होता है। तो प्रोटीन के पाचन से अमीनो अम्ल प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज तथा वसा से वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। प्रश्न पांचवा है, एटीपी के एक अणु के विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एटीपी में जब अंतस्थ फास्फेट सहलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। अर्थात एटीपी के एक अणु के विखंडन से 30.5 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न छठवा है, कंठ में उपस्थिति के बलियों के उपस्थिति महत्वपूर्ण क्यों है। इसका उत्तर होगा, कंठ में उपस्थिति के बलय यह सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग निपतित ना हो। अगला प्रश्न है सातवां, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र दिया गया है 6Ca2 प्लस 12H2O। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो क्रिया होती है उससे ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 प्राप्त होती है। प्रश्न आठवां है, पौधों के जाइलम को निकाल देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तर होगा, चूँकि जाइलम एक संवहन ऊतक है, इसे निकाल देने पर पादपों में जल तथा खनिज लवण का संवहन नहीं होगा और पौधा सूखकर नष्ट हो जाएगा। प्रश्न नौवां है, एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। प्रश्न 10वां है, कवक अपना पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं। उत्तर होगा, फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि कवक भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और उसके बाद उसका अवशोषण कर पोषण प्राप्त करते हैं। प्रश्न 11वां, किसी जीव द्वारा लिया जाने वाला भोजन तथा पाचन की विधि किस पर निर्भर करती है। तो उत्तर होगा, जीव द्वारा किस भोजन का अंतरण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, अमीबा तथा पैरामीशियम की पोषण विधि में क्या अंतर है। उत्तर होगा, अमीबा अनिश्चित आकार का होता है जो कोष की सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है, जबकि पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है, इसलिए भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। प्रश्न 13वां है, क्षुद्रांत में भोजन के किन अवयवों का पूर्ण पाचन होता है। तो क्षुद्रांत में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूर्ण पाचन होता है। प्रश्न 14वां है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो से संबंधित है। तो यह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। प्रश्न 15वां है, किन्हीं दो एक कोशिक जीवों के नाम लिखिए। तो दो एक कोशिक जीव अमीबा एवं पैरामीशियम है। प्रश्न 16वां है, ऐसे दो पौधों के नाम लिखिए जो पौधों को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो अमरवेल और आर्किड। अगला प्रश्न है, एक कोशिक जीवों में भोजन किस अंग से प्राप्त किया जाता है। उत्तर होगा, एक कोशिक जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है। प्रश्न 18वां है, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर पाए जाने वाले अंगुली जैसे प्रवर्त को क्या कहते हैं। उत्तर होगा, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर पाए जाने वाले अंगुली जैसे प्रवर्त को धीरग्रोम कहते हैं। प्रश्न 19वां है, अधिकांश कोश के प्रक्रमों के लिए ऊर्जा या किसे ऊर्जा मुद्रा कहा गया है। उत्तर होगा, अधिकांश कोश के प्रक्रमों के लिए एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा गया है। प्रश्न 20वां है, यदि कोशिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग कितने वर्ग मीटर क्षेत्र को ढक लेती है। तो उत्तर होगा, यदि कोशिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढक लेगी। प्रश्न 21वां है, उस प्राणी का नाम लिखिए जिसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। मछली के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। अब देखते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसे प्रश्न पहला है, अमीबा में पोषण विधि का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो अमीबा में पोषण विधि का यहाँ पर चित्र दिया गया है। अमीबा में पोषण
अमीबा कोश की सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध या कूटपात की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि अंदर अमीबा का चित्र दिया हुआ है। खाद्य कण है जो अमीबाई कोशिका की सतह के पास आता है। यहाँ पादा व कूटपाद का निर्माण होता है, खाद्य रिक्तिका बनती है, खाद्य कण अंदर चला जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण होता है। अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के बाद तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उनका क्या होता है? हमारे शरीर में इसके लिए क्या क्रियाविधि है? तो जो कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के बाद तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। प्रश्न तीसरा, मरुदुभित पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अन्य पौधों से किस प्रकार भिन्न होती है? तो मरुदुभित पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है, जबकि अन्य सामान्य पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में ही पूर्ण हो जाती है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन पौधों के लिए किस प्रकार आवश्यक है? पौधे इसे किस प्रकार प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर है, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इसे उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में भी लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। अगला प्रश्न है, सिरा व धमनी में क्या अंतर है? सिरा व धमनी में यहाँ अंतर दिया गया है। सिरा रुधिर को अंगों से हृदय में या हृदय की ओर लाती है। धमनी रुधिर को हृदय से अंगों में ले जाती है। सिरा फुफ्फुसीय सिरा के अतिरिक्त सब में अशुद्ध रुधिर होता है और धमनी फेफड़ों में जाने वाली फुफ्फुसीय धमनी के अतिरिक्त सब में रुधिर होता है। सिरा में रक्तदाब कम होता है, धमनी में रक्तदाब उच्च होता है। सिरा की दीवार पतली होती है, धमनी की दीवार मोटी व लचीली होती है। सिरा इनका बाह्य स्तर मोटा होता है, जबकि धमनी इनका मध्य स्तर मोटा होता है। सिरा इनकी बाह्य गुहा बड़ी होती है और धमनी की गुहा सक्रिय होती है। इस प्रकार से आप कुछ अंतर यहाँ पर धमनी और सिरा से तैयार कर सकते हैं, तो इन अंतरों को भी आप लिख लें। प्रश्न छठवां, एकल परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। एकल परिसंचरण तंत्र शरीर में एक चक्र में केवल एक बार रुधिर का हृदय में आना एकल परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस प्रकार का परिसंचरण मछलियों में पाया जाता है। मछलियों के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं जिन्हें क्रमशः आलिंद व निलय कहते हैं, अर्थात एक आलिंद व एक निलय होता है। यहाँ से रुधिर कलोमों में भेजा जाता है जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। स्वपोषी पौधे किसे कहते हैं? पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। उत्तर होगा, वे पौधे जो क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। अब यहाँ पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र भी दिया गया है, इसे भी आप यहाँ पर देखें। अगला प्रश्न है, तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? इसके कार्य लिखिए। तो उत्तर होगा, रुधिर को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रुधिर के निम्नलिखित कार्य हैं, इन कार्यों को आप यहाँ पर देख लें। जैसे सरल जो कार्य हैं उन्हें आप तैयार कर सकते हैं। जैसे तीसरा है, ताप नियमन में सहायक होता है। रुधिर में स्कंदन की क्षमता पाई जाती है, अतः चोट लगने पर अधिक रुधिर नहीं बहता। हार्मोन का परिवहन रुधिर द्वारा होता है और रुधिर प्रतिरक्षा प्रदान करता है। पैरामीशियम में पोषण विधि को समझाइए। उत्तर होगा, पैरामीशियम एक कोशिक जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशेष स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षमाप की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका को पूरी सतह को ढके होते हैं। प्रश्न 10वां है, विभिन्न जंतुओं की क्षुद्रांत की लंबाई किस पर निर्भर करती है? उदाहरण देकर समझाइए। तो इस प्रश्न को भी आप यहाँ पर देख लें। क्षुद्रांत की लंबाई किस पर निर्भर करती है? तो सभी जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है और मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। अगला प्रश्न है, पितरस क्या है? पाचन में इसकी क्या भूमिका होती है? तो यहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप करके इस प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करें, प्रश्न का उत्तर देखें, इसे लिखें और तैयार करें। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र में कौन सी 2 विशेषताएं मिलती हैं? तो उत्तर होगा, मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र में निम्न 2 विशेषताएं मिलती हैं, ऑक्सीजन युक्त रुधिर तथा रक्त वाहिनियों में भी कभी नहीं मिलता, अर्थात यह हमेशा पृथक रहता है। रक्त शरीर में एक चक्र पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरता है।
पहली बार शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर दाहिने आलिंद तथा निलय में होकर फेफड़ों में जाता है तथा दूसरी बार फेफड़ों से फुफ्फुस स्राव द्वारा शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में होकर बाएं निलय में और वहां से एक महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में आ जाता है। मानव हृदय की संरचना का नामांकित बनाते हुए वर्णन कीजिए। तो यहाँ वर्णन दिया गया है, आप इसे भी जो यहाँ पर खास खास बिंदु हैं, खास खास वाक्य हैं, उन्हें तैयार कर लें। और यहाँ पर हम नीचे देख रहे हैं चित्र, हृदय का चित्र दिया हुआ है, सरल चित्र है, इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसे बना सकते हैं। मानव में पाई जाने वाली रुधिर वाहिनियों का वर्णन कीजिए। मानव में 3 प्रकार की रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं, धमनियाँ, सिराएँ और केशिकाएँ। आगे हम देखते हैं प्रश्न 15वां है, विषमपोषी किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तो उत्तर होगा विषमपोषी प्राणी मनुष्य सहित जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरों पर भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से निर्भर होते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, मृतजीवी, परजीवी और सर्वाहारी। महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला, दीर्घरोम क्या होते हैं, इनका महत्व बताइए। तो क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्त होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। बृहदांत में उपस्थित दीर्घरोम बिना पचे भोजन में से जल का अवशोषण करते हैं। इस प्रकार से हमने जो आपके कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 5 है जैव प्रक्रम, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो शॉर्ट आंसर हैं उन्हें भी तैयार कर सकते हैं, जिससे आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आप सभी प्रश्नों को तैयार करें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। इस प्रकार के अन्य अध्यायों के प्रश्न देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। आपके कक्षा 10 की विज्ञान, कक्षा 9 की विज्ञान और कक्षा 6 से 8 की विज्ञान के सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।